हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और रिच डैड पुअर डैड का फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस किताब को रखें, अपने पास रखें और पढ़ें। ठीक है, जब तक नहीं है तब तक के लिए। अब इसका जो मुझे पार्ट 15 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, तो जिसमें इसमें अमीर डैडी और गरीब डैडी का जो बारे में बात है, दायित्व है, क्या संपत्ति है, क्या दायित्व है, तो लोग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। पता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी, बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। जब घर की बात आती है तो बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ साल बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलता है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं, अपने मॉर्गेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। तीसरा है कि प्रकृति के प्रॉपर्टी टैक्स। तो इनकी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। कहता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज़्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ा नुकसान अवसर गंवाने की वजह से होता है। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक जुवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब भी वे आपको अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी, उनके खर्च भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्चे के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। पहला है कि समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता है। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी,
जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आता है। चूँकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसीलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। कहता है कि इनके पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता। इसका नतीजा यह होता था कि उनके दायित्व, मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते थे। अगला चित्र 1000 शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। कहता है कि ये पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? आय है, व्यय है, संपत्ति कितना है, दायित्व कितना। कहता है दूसरे तरफ जो अमीर डैडी था, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा है कि जी जान लगाकर निवेश कर रहे हैं, जिससे इनके दायित्व कम है और संपत्ति का कॉलम ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे कहता है कि इनके अमीर डैडी जो थे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है और संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं? आय व्यय। तो संपत्ति हो गया, संपत्ति इसका बढ़ रहा, दायित्व कम रहा, आय इनकम किया। तो मध्यम और उससे संपत्ति से फिर इनकम आ रहा, फिर उससे बढ़ा रहा। मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है, उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इनके साथ आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसे चूहा दौड़ कहा गया है। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है, इसीलिए वे आमदनी दिलाने वाले संपत्ति में निवेश नहीं करते। तो मध्यम वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है? प्रश्न है कि मध्यम वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होते हैं? आय व्यय, संपत्ति, दायित्व। तो आज का कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानता है। पहला यह कि खुद का घर एक निवेश होता है। आज का जो कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानता है। पहला यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरा यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए। एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं। उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। कहता है 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मध्यम वर्ग के पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए हैं। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है। इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्यम वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग यह बातें समझते हैं, इसीलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी देखे हैं। आज मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं।
म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स में और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें, इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूँकि म्यूचुअल फंड कई तरीके के निवेश करता है, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बट गया है या डाइवर्सिफाइड हो गया। कहता है पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर और फाइनेंशियल प्लानर के डाइवर्सिफाई सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण औसत मध्यम वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनका बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। कहता है उसका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है और जब वे सचमुच ज़िंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। चूँकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं, कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। कहता है कि जैसा कि मैंने इस खंड के शुरू में कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें से फ़र्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाले संपत्ति खरीदने को लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें, इससे पैसा आपके संपत्ति वाला कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फ़ायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिन्हें $5000 की रकम जल्दी ही $10 लाख या इससे ज़्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। आय मालिक के लिए काम हो गया, इनकम कर रहे हैं तो किसके? मालिक के लिए काम कर रहे हैं। व्यय कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। संपत्ति दायित्व बैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यतः यह होता है। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, तनख्वाह पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को, शेयर होल्डर को ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है, उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। आप सरकार के लिए काम करते हैं, आप इसे देख पाएँ इसके पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह में अपना हिस्सा ले लेती है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। फिर आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपको सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। तो अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो समस्या यह है कि तीनों ही मामले में आपको ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तीनों ही मामले में आपको ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर लें
कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपको आपके लक्ष्यों को किस तरह निर्धारित किया जाए। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बर्कमिस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कहा था। पहले तो उसका ठीक मतलब समझ में नहीं आया, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है, दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। ये कहता है कि अगर आप दौलत का मतलब है कि अगर आप काम आज बंद कर दें तो कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। यह नेट वर्थ की तरह नहीं है जो आपके संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आकलन किया जा सकता है और मैं अब आकलन कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि आर्थिक रूप से आज़ाद होने के मेरे लक्ष्य में संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैराज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है, इसीलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहें कि मेरे पास हर महीने संपत्ति में वाले कॉलम में $1000 का कैश फ्लो है, जो मेरा हर महीने $2000 के है। मेरे पास कितनी दौलत है। कहता है कि अब हम बर्कमिस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चलें। उनकी परिभाषा के इस हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ, मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इसकी परिभाषा के हिसाब से 15 दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, परंतु मैं दौलतमंद ज़रूर हूं। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे आमदनी मिलती है, वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफ़ी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहूं तो मुझे इसके पहले अपनी संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें, इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की और मैं इसमें सफल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूँ तो मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। इसमें उन्होंने बताया है कि मेरा लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्ति से आने वाले अतिरिक्त कैश फ्लो का फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा आता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ से उतना ही कैश फ्लो आता है। अब तक जब मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज़्यादा अमीर बनता रहूँगा। और ध्यान देने वाली बात है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेशों की प्रक्रिया चलती रहेगी, मैं अमीर बनने की राह पर तेज़ी से चलता रहूँगा। अमीरी की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। तो इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं। अमीर क्या खरीदते हैं? संपत्ति। गरीब क्या करते हैं? केवल खर्च करते हैं। और मध्यम वर्ग क्या करता है? दायित्व खरीदता है, परंतु सोचता यह है कि वह संपत्ति खरीद रहा है।
अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं और मध्यम वर्ग खरीदता है परंतु सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा, इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडोनाल्ड की बात सुने। मैकडोनाल्ड के मालिक की बात सुने तो ओके, थैंक्स।